बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी लगती है? ईजी या डिफिकल्ट? नॉर्मली जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो अलग अलग परसेप्शंस स्टूडेंट्स में देखता हूँ, राइट? कोई स्टूडेंट कहता है सर ये तो रटनी पड़ती है, बहुत याद करनी पड़ती है, मैं भूल जाता हूँ। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर ये तो बहुत आसान है, मुझे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। तो इनफैक्ट मैंने भी आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं की है, ठीक है? कुछ मेरे बेस हैं, फंडामेंटल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस 50-60 रिएक्शंस होती हैं, वो हमें ऑलरेडी पता ही होती हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि याद करी जाए, राइट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ग्रिप करने की शुरुआत तो 11th क्लास से हो जाती है, ठीक है? और 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? हाइड्रोकार्बन्स के बाद अगर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर रोड मैप वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनकी शुरुआत हेलोजन कंपाउंड से ही अधिकतर होती है, राइट? तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को किस तरीके से प्रॉपरली ग्रिप करना है, चलिए उसको देखते हैं। ग्रिप करने में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? कम से कम हमें पता हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला तो सिंप्लीफाइड वे में नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पता होना ही चाहिए, राइट? फिर इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट? इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज कंपाउंड्स। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको दो पोर्शंस में बांट सकते हो। पहला पोर्शन जनरलाइज्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का है, जो नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ी अलग है, डिफरेंट है, ठीक, जो आपस में कनेक्टेड नहीं है मोरलेस। जैसे आप ऑक्सीडेशन ले सकते हो, रिडक्शन ले सकते हो, हेलोजिनेशन ले सकते हो, उस तरह की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो स्पेशलाइज्ड रिएक्शंस की आती है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है आपका SN1 SN2, एलिमिनेशन रिएक्शंस आती है E1 E2, राइट? ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है, ठीक है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। फिर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। फिर इसके बाद यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और लास्ट में आ जाते हैं आपके पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो ये सब जो हैं अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस इन पर बनते हैं और आते हैं, ठीक है। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से वो टॉपिक्स जो थोड़े से ईजी हैं वो कौन कौन से, मीन्स जिनको आप पीछे से कनेक्ट कर सकते हो, जिनको आप थोड़ा सा बेटर वे में समझ सकते हो, जिस पर कम एफर्ट लगेगा मोर और लेस, अगर समझना चाहो, वो कौन कौन से हैं? नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पीछे से पढ़ते आ रहे हो, कनेक्टेड है, राइट? फिर इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंपैरेटिवली आसान होती हैं, क्योंकि जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डिफरेंट कंपाउंड की, जिन भी रिएक्शंस में हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स बन रहे हैं वो यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, सर्टेन ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, एक बार पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो तो दिमाग में रह जाते हैं, राइट? फिर CFCs के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, जो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, राइट? तो वो वहाँ से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैं, ठीक, यूजेस एंड एप्लीकेशंस दोनों, तो वो कंपैरेटिवली ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, न्यूज़ की तरह से पढ़ना है, ठीक, एक नॉलेज लेने के लिए पढ़ना है, आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो ये सब कंपैरेटिवली ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें एफर्ट आपको कम डालना पड़ेगा। अब जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में मेजरली क्या आ गई? केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस जैसे मैंने बताया दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो कैटेगरी है जो कि आपको बहुत टफ लगेगी अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान से नहीं समझा है, ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन को अगर आपने नहीं समझा है तो आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। SN1 SN2 E1 E2 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, चैलेंजिंग टॉपिक है, पीछे से कनेक्टेड है। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग का बेस कमज़ोर है, अगर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेस कमज़ोर है तो आपको नहीं आएगी। तो उसको अगर ग्रिप करना है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी दिखती है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बॉन्ड कैसे बनते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, और साथ में ध्यान रखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शंस पे अप्लाई होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेशन वास्तव में हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन है, ठीक है जी। तो एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी नॉर्मल जो रिएक्शंस है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है, ठीक है, नेम रिएक्शंस हैं, वो दूसरी कैटेगरी होगी। उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है इलेबोरेटिव वे में, अगर उनका मैकेनिज्म हमें आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके अलावा जो तीसरा टफ थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक है वो सिंथेटिक एप्लीकेशंस है,
हैलोजन कंपाउंड्स की, राइट, या थोड़ी बहुत पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में जानकारी है, ठीक है। इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफॉर्म जैसा कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म की अधिकतर रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। मेरा एडवाइस हमेशा स्टूडेंट्स को ये होता है कि क्लोरोफॉर्म को एज अ चैप्टर आप इसी में इंक्लूड करके पढ़ लीजिए, एज अ सब चैप्टर, एज अ सब टॉपिक। उसकी जितनी भी रिएक्शन है वो अलग अलग फैली हुई हैं, चाहे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो या वो कोई और रिएक्शन, ठीक है। तो उसको अगर आप यहीं पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। डिफरेंट टॉपिक्स में जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो बस जाएगी, राइट। अब इस चैप्टर को ग्रिप करने की और क्या क्या स्ट्रेटजी है, तो हमें सबसे पहले प्री रिक्विसाइट्स पता होने चाहिए। कुछ प्री रिक्विसाइट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, फिर से बताता हूँ आपको। केमिकल बॉन्डिंग, इसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, इन पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया होना चाहिए, राइट। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स में जैसे इन पर्टिकुलर मैंने बात की आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसका बेस आपका तैयार होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो यहाँ पे होंगी, ठीक है। दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा फिनोमिना, उसका बेस प्रॉपर वे में तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसकी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो कंसेप्ट्स हैं वो तैयार होने चाहिए, राइट। इसके अलावा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर, एटम में ऑर्बिटल्स कैसी दिखाई देती हैं, किस जगह होती हैं, ऑर्बिटल्स में न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, ये सारा आइडिया होना चाहिए। देन हाइड्रोकार्बन्स की वो रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, जिसमें हेलो एल्केन्स बनते हैं या हेलो एरेन्स बनते हैं, क्लोरोबेंजीन बनी या मिथाइल क्लोराइड जैसे कंपाउंड से कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कंपाउंड्स बने, वो सारा आइडिया होना चाहिए। हेलोजिनेशन रिएक्शंस जिन्हें आप कहते हैं, राइट। इसके अलावा एल्कीन से हेलोजन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, एल्काइन से हेलोजन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये मोटे मोटे आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है। ओजोनोलिसिस जैसी रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, राइट। तो हाइड्रोकार्बन्स का ठीक ठाक आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हेलोजन कंपाउंड्स है, इनका भी बेस आपका तैयार होना चाहिए, किस तरीके से रिएक्टिविटी रहती है हेलोजन्स की, किस तरह से काम करते हैं वो। स्ट्रैटेजी का जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज एनालिसिस। तो एनालिसिस में एक चीज़ बहुत साफ देखने को मिलती है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो डायरेक्ट आ रहे हैं तो अधिकतर SN1 SN2 रिएक्शन पे होंगे, खास तौर से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है SN1 SN2 रिएक्शंस की तरफ, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ट्रेंड एनालिसिस जैसे, या एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्ट की कैटेगरी में है। रोड मैप प्रॉब्लम में अगर सवाल है तो वो हेलोजन कंपाउंड से शुरू हुआ, जाके एल्डिहाइड पे खत्म हुआ या एसिड्स पे खत्म हुआ, तो उसे वास्तव में हम एसिड में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। बट उसके लिए हेलोजन कंपाउंड्स का जानना तो जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस देखते हैं तो तीनों सालों में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हर एक पेपर में 0 या 1, सेक्शन 1 में भी 0 या 1 और सेक्शन 2 में भी 0 या 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। यानी जो वेटेज है पर पेपर इस पर्टिकुलर चैप्टर की डायरेक्ट क्वेश्चंस की, वो लगभग 4 मार्क्स की होती है। इन डायरेक्ट क्वेश्चंस में ध्यान रखिए रोड मैप प्रॉब्लम्स शामिल नहीं है। इन पर्टिकुलर लास्ट 3 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 52 कंसेप्चुअल, ठीक है, और 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यानी 52 क्वेश्चंस वो जो सेक्शन 1 में आए हैं और 4 क्वेश्चंस वो जो सेक्शन 2 में आए अभी तक पूछे गए हैं। जो लेवल है वो मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री अधिकतर क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होती है। अब स्ट्रैटेजी का जो तीसरा हिस्सा देखते हैं, दैट इज मैं कितने आवर्स दूंगा, आपको कितने आवर्स लगभग देने होंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि एक टीचर जितना देगा उससे लगभग 2 से 3 गुना आवर्स आपको खुद प्रिपेयर करने के लिए देने होंगे। तो मैं अगर बोलूँ तो अराउंड 12 आवर्स, 12 टू 18 आवर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं समअप कर देता हूँ, जिसमें मेजर चंक जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पे फोकस होता है और स्टीरियो केमिस्ट्री पे फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस का नंबर आता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है वो वास्तव में लगभग 40% चंक ऑफ द टाइम को कवर अप करती है। आपको प्रिपेयर करने के लिए दैट मीन्स अराउंड 36 टू 40 आवर्स और 45 आवर्स की नीड होगी। क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, रोड में प्रॉब्लम्स अराउंड 75 वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं दैट इज अराउंड 50 टू 60 वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से आपकी ग्रिप में आ जाएगा, राइट। और
प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने के लिए एज सच अगर आप देखोगे तो बुक्स आपके पास अवेलेबल है ही, ठीक। एकेडजी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं या ग्रिप करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में लिंक्ड होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्चुअल केमिस्ट्री भी कही जाती है। तो कंसेप्ट अगर वीक है तो सर्टेनली आपको रटना पड़ेगा, और अगर कंसेप्ट वीक नहीं है, अगर आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखते हो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट को सिर्फ ध्यान में रखो और इक्वेशंस को भूल जाओ। इक्वेशंस अपने आप ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ पर आंसर कर सकते हो, ठीक है।